नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक। एनसीईआरटी बुक्स को हमने शुरू किया है क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है पढ़ना और यहाँ से पर्सन बनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार तो ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन उठा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इतने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं तो वो प्रश्न सही नहीं होते हैं। आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो शुरुआत करनी चाहिए वो एनसीईआरटी बुक से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है वो बेसिक दे रखी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करती है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमें एक उसके साथ में जो बुक्स होती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, मान लो कोई गाइड पढ़ो आप या किसी टीचर से पढ़ो, उसके साथ आपको अन्य चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी। परंतु एनसीईआरटी है वो वेरी मस्ट है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। और अभी राजस्थान में कोई वैकेंसियाँ नहीं है, लगभग जो जनवरी में है एक कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और उसके अलावा कोई एग्ज़ाम अभी नहीं है। तो आपको ये जो अभी दिसंबर से लेकर जो मार्च अप्रैल तक का जो समय है बहुत ही शानदार है। इसमें आप अपनी एनसीईआरटी बुक को कक्षा 6 से लेकर 12 तक बहुत शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने शुरू की है एनसीईआरटी की बुक्स कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक से और कल हमने इसमें एक क्लास ले ली है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार पीछे जाकर देख लेना, क्योंकि कल वाली क्लास देखोगे तो आप आज वाली क्लास से जुड़ पाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये है पृथ्वी हमारा आवास, पुस्तक का नाम है। इसमें आपको जो विषय सूची है वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं आप देख पा रहे होंगे। इसमें 6 चैप्टर दे रखा है, जिसमें हमने शुरुआत की है सौर मंडल में पृथ्वी। इसको हमने कल शुरुआत करी है और आधा चैप्टर पढ़ लिया है और आगे यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। कल वाली क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार जाके ज़रूर देखना। यहाँ से हम शुरू करेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से पीछे पढ़ने के लिए कल वाली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि कल वाली क्लास देख के यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे आज वाली तो आप कल वाली क्लास से जुड़ जाओगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ आपके समझ में आई होगी, 3 चीज़ें, एक है पृथ्वी, एक है चंद्रमा और एक है सूर्य। तो आपको मैं अलग अलग बताऊं, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है और जो सूर्य हमारा है वो एक तारा है। यहाँ पर बता रखा है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब ये पृथ्वी का जो चंद्रमा है एक उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पूछा जाता है कि सूर्य से जो ग्रह हैं उनकी स्थिति बताइए, कौन सा उनके पास में है, कौन सा उनकी दूरी पर दूसरे पर है। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी एक ग्रह है, इसके अलावा 7 और ग्रह हैं। उसमें कौन कौन से आपके? सबसे पहला सूर्य के नज़दीक ग्रह बुध, फिर उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस 8 ग्रह हमारी पृथ्वी पर हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो ग्रह होते हैं इनकी अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। जिस प्रकार हमारे जो पृथ्वी है उनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? चमकते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे पृथ्वी के पास में अपना चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल के पास में भी अपना चंद्रमा है। इस प्रकार कुछ के भी यहाँ दे रखा है, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम पढ़ते हैं सौर मंडल, तो आपके दिमाग में सौर मंडल पढ़ते ही ये चीज़ आनी चाहिए। हम जब पढ़ते हैं तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हर चीज़ को, शब्द को जब पढ़ते हैं तो उसमें क्यों, क्या, कब, कैसे हुआ, हर अपने दिमाग में प्रश्न करते हुए चलेंगे, तभी जाकर ये चीज़ें हमारे समझ में आएगी। अब सौर मंडल आया तो आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि सौर मंडल क्या है, उसमें क्या चीज़ होती है। तो यहाँ दे रखा है सूर्य, 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन से? वो आपको 8 ग्रह के नाम याद होने चाहिए
और उनका जो क्रम है सूर्य से नज़दीक से लेकर दूरी वाला, दूरी से लेकर नज़दीक वाला क्रम भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ दे रखा है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अनेक खगोलीय पिंड जैसे सूर्य ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुख्य क्या है? सूर्य है। सौर परिवार का मुख्य कौन है? सूर्य है। यहाँ पर सूर्य के बारे में जानकारी दे रखी है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। क्या है? सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य स्थित है। आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं सत्य असत्य वाले, उसमें आपको यहाँ पर भ्रमित करने के लिए आपको ये पूछा जा सकता है कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी है। तो आपके दिमाग वहाँ क्या पढ़ा हुआ होता है, तब चीज़ें दिमाग में रहती हैं, अन्यथा ये निकल जाती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि सूर्य की दूरी हमारे से बहुत है, अधिक है, फिर भी हमारी पृथ्वी पर सूर्य का, आप दोपहरी में 2-1 बजे का जो समय होता है, कड़ी कड़कती धूप में खड़े होते हैं तो कितनी तेज गर्मी पड़ती है। तो मानो कि सूर्य कितना गर्म होगा। हम इतने दूर हैं फिर भी इतना गर्मी हमें महसूस होती है, तो सूर्य नज़दीक से कितना गर्म होगा। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। क्या होता है? सूर्य का जो खिंचाव बल है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ध्यान रखना, अगर सूर्य ही नहीं होगा, एक कल्पना करो आपकी, हमारे जो संसार में, विश्व में सूर्य ही अगर नहीं होगा तो स्थिति कैसी होगी? हमेशा अंधेरे वाली स्थिति होगी। जैसे हमारी पृथ्वी पर जब रात होती है तो एकदम अंधेरा होगा। अगर सूर्य नहीं होगा तो इस प्रकार की स्थिति कल्पना करो कि हमेशा रहने वाली है। ये कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अभी दूसरा कोई ऐसा स्रोत नहीं है कि हमें जो ऊष्मा और प्रकाश प्रोवाइड करा सके, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हम सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये स्टेटमेंट वाले सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं, नंबर 1, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, सत्य या असत्य? इस प्रकार के प्रश्न बना के पूछा जा सकता है, तो ये सत्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये भी सत्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जब आप इस प्रकार का पैराग्राफ पढ़ते हैं तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद में, उसमें पैराग्राफ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, नहीं। इस पैराग्राफ को पढ़ के फिर दोबारा इसको पढ़िए, इसमें बनाइए कि कितने पर्सन आप बना सकते हैं। यहाँ पर सूर्य के बारे में हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह। आपसे पूछे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह? 8 हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम वे हैं। ये प्रिय विद्यार्थियों पर्सन नॉर्मल लगता है ग्रह वाली स्थिति पर, हम पढ़ते हैं थोड़े दिन बाद में फिर भूल जाते हैं। तो ये आप देखना कितने ही एग्जाम में ये ग्रहों की जो क्रम वाली स्थिति है पूछी गई है। यहाँ पर दे रखा है सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सबसे पास में सूर्य के हैं बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी। ये भी पूछा गया है कई बार कि पृथ्वी, सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं। रोज जो सूर्य के नज़दीक से दूरी वाला ये क्रम भी आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? क्या आपके दिमाग में ये स्थिति रहती है कि पृथ्वी इन ग्रहों के चक्कर लगाती है? सूर्य इन जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह इन सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लियर रखना है कि सूर्य इनके चक्कर नहीं लगाते हैं। सूर्य एक स्थायी जो तारा है, और जो ये 8 ग्रह हैं ये इनके सूर्य के, मानो कि ये सूर्य हैं, ये क्या है? सूर्य हैं। और इसके जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह कितने समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि ग्रह के सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य तो यहाँ पर स्थायी है, ये ग्रह बारी बारी से करके इनके चक्कर लगाते हैं। इनका जो समय है वो आपको याद रखना है।
सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि जो किस प्रकार ये चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, क्योंकि जब सीक्वेंस वाला हम पढ़ते हैं तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगता है, 88 दिन लगते हैं। किसके? आपसे पूछे कि बुध सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, इसके चारों, यहाँ से मानो स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में इसने कितना समय लगाया, जबकि इसने 88 दिन लगाए। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इतनी बार नॉर्मल सा प्रश्न है। कई बार तो पूछा जाता है पृथ्वी की जुड़वां बहन, जुड़वां ग्रह, किसी प्रकार से। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, किसी प्रकार से प्रश्न को चाहे घुमाए। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको पूछे कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे फिर पूछे कि पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन, जो भी लैंग्वेज यूज करें, पूछे तो आप कहोगे शुक्र। क्यों? क्योंकि इसकी जो आकृति और आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, मतलब अभी तक प्लूटो ये ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। पहले, अभी तक ये कह रहा है कि अभी तक मतलब 2006 तक क्या माना जाता था? प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। अभी 8 ही ग्रह हैं। प्लूटो है वो एक बोने ग्रह में माना जाता है। ग्रह नहीं मान के क्या माना जाता है? बोने ग्रह में माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ जो दे रखे हैं तथ्य, उनको हम देखते हैं, क्योंकि जो इस प्रकार एनसीईआरटी में जो सारणियाँ बनाई होती है और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं, तथ्य होते हैं, वहाँ से सीधी की सीधी लाइनें पूछी जाती है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो जनवरी 2024 में होने वाला है, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सीटेट में लाइन भी चेंज नहीं की जाती और प्रश्न सीधे उठा लिए जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसे कहा जाता है? पौराणिक कहानियों में सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, ये एक कह रहे हैं कि और अधिक लिखे। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। क्या है ज्योग्राफी? क्या है? ध्यान रखना, ये वाले लैंग्वेज पूछ ली जाती है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या है? पृथ्वी का विवरण। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें GE शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानें। ये चीज़ है, ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। यहाँ पर दे रखा है जियो, इसको जोड़ना आपको, जियो और साथ में इन चीज़ों को जोड़ना है। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जियोलॉजी। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जियोमेट्री पृथ्वी का मापन या पृथ्वी के मापन को क्या कहते हैं, जियोमेट्री। जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप या पृथ्वी के आकार के अनुरूप को क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो यहाँ पर ये जानकारी, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो पूछा जा सकता है जो आर्यभट्ट थे कौन थे, खगोल शास्त्री थे।
उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसके कारण? जो ग्रह और चंद्रमा किस कारण चमकते हैं? सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में यहाँ पर क्या दे रखा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। वही बात हमने जो पीछे स्थिति जो सीक्वेंस वाली पढ़ी थी, अगर वो आपको क्रम पता है तो ये आप पर्सन कई बार ये पर्सन नॉर्मल पर्सन है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। एक नॉर्मल सा पर्सन है, फिर भी ये पर्सन इतनी बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाता रहेगा। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। देखो कर्म के अनुसार से, मानो कि यहाँ पर सूर्य है और कर्म के अनुसार से यहाँ बुध है या शुक्र है और यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। कर्म के अनुसार तो ये क्या हुआ? तीसरा हुआ। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि ये छोटा, फिर ये बड़ा, इस प्रकार ये आकार में पांचवा है। कर्म के अनुसार नज़दीक से ये सबसे बड़ा, नहीं तीसरा है, सॉरी, तो इसको ध्यान रखना है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी जो हमारी है गोल नहीं है, ध्रुवों के पास में थोड़ी चपटी है, ये ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जो हमारी पृथ्वी है ध्रुवों के पास से गोल है, चपटी है, चौकोर है, कुछ भी देखे तो आपको ये चपटी वाला चीज़ ध्यान रखना है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। यही चपटी होने, पृथ्वी ध्रुवों के पास से चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार पूछा जा सकता है। भू आब का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना की खोज की जा रही है, परंतु अभी तक जो है केवल पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर जीवन है, हम रह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो वातावरण है हमारी पृथ्वी पर है, यहाँ पानी तथा वायु उपस्थित है, क्योंकि एक इंसान को रहने के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी और वायु की रहती है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पूछे कि जो पृथ्वी सौरमंडल का, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। फिर घुमा के पूछे कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है वायु, जो पानी, वायु, ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए उपस्थित है, इस कारण ये अद्भुत है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस प्रकार की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। नीले रंग की दिखाई देने का ये कारण है कि 2/3 सतह इसकी पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको देखना है कि इतने से इस पैराग्राफ में कितने पर्सन बनाने वाला कितने ही पर्सन बना सकता है। और ये पैराग्राफ पढ़ने में सरल लगता है, पर लैंग्वेज को थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए, थोड़ा सा जो है इसमें भ्रमित कर दिया जाए तो पर्सन गलत हो सकता है। इसलिए हर चीज़ को ध्यान से पढ़ते हुए, पर्सन बनाते हुए, क्यों, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अपने दिमाग में ये चीज़ें हमेशा चलनी चाहिए पढ़ते वक्त। चंद्रमा, अब पढ़ेंगे हम चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह क्या है? पूछा जा सकता है। हमारी पृथ्वी के बाद कितने उपग्रह? केवल एक उपग्रह, वो है चंद्रमा। कौन सा है? पूछे कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम, तो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? स्टेटमेंट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी का कितना है। नॉर्मल सा पर्सन देखने में एकदम नॉर्मल सा लगता है, पर जब पर्सन बनता है 1/3, 2/3, 3/3, तो फिर वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ाती है। केवल 1/3 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अनेक खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। हमें चंद्रमा सबसे इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग
3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर था? एक बार ये चीज़ देखना आपको क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है। पृथ्वी से लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है सूर्य, और ये चंद्रमा कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब जो आपसे पूछे कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है, तो लगभग माने 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी से आपसे पूछे कि चंद्रमा कितनी दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो अब आप इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर आपके जो तथ्य दे रखे हैं, एनसीईआरटी में इस प्रकार के तथ्य बहुत दे रखे हैं जो बॉक्स में दे रखे हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछा क्या जा सकता है और आगे भी पूछा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यहाँ पर 8 मिनट दे रखे हैं, जबकि 8 मिनट कुछ सेकंड आगे हम पढ़ेंगे, चीज़ दोबारा आएगी तब कितना लगता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो प्रॉपर समय है वो कितना लगता है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान देने की बात है और ये फैक्ट है। जो फैक्ट है उन चीज़ों को तो सीधे के सीधे आपको याद ही करना है कि चंद्रमा पर पहले जो सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। उपग्रह क्या होते हैं? यहाँ पर जानकारी जो दे रखी है वो कहते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी आपने पढ़ा कि ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह किससे बने होते हैं, उपग्रह किससे बने होते हैं? तो ये चीज़ ध्यान देनी है। उपग्रह क्या चीज़ है? एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? ये भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सूर्य है, ठीक है, और ये ग्रह हैं। क्या है? ये ग्रह हैं। तो सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाते हैं ग्रह। क्या लगाते हैं? ग्रह। ये सूर्य, ये ग्रह है। फिर इन ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो है उपग्रह। क्या है? उपग्रह। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट है। सूर्य है, सूर्य के ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह उनके चारों ओर चक्कर, उनके जो उपग्रह होते हैं, जिस ग्रह के जो उपग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखी है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, देखो कुछ उपग्रह होते हैं वो कृत्रिम होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि, ये जो है उपग्रह, चंद्रमा तो ये क्या है? कृत्रिम उपग्रह, और ये उपग्रह हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाकर पृथ्वी की सतह में उपस्थित कर दिए जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। वही बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन लगाते हैं, फिर है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में हमारा जो चंद्रमा है कितने दिन लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये मानो कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर, एक प्रिय विद्यार्थी होता है किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाना, एक होता है अपने ही अक्ष पर घूमना। तो ये जो चंद्रमा है वो लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगाता है और इतना ही समय में अपने अक्ष पर ये घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब दे रखा है शूद्र ग्रह, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है। शूद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त यहाँ दे रखा है कि तारे क्या होते हैं, आपने पढ़ चुका है, सूर्य एक तारा है। ग्रह भी आपने पढ़े, उपग्रह भी पढ़े। के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो तारे, ग्रह, उपग्रह, इनके अलावा क्या होते हैं, असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शूद्र ग्रह कहते हैं। शूद्र ग्रह क्या होते हैं? असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शूद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। आपको एक चित्र में दिखाती हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये है शूद्र ग्रह पट्टी। क्या है? ये आपकी शूद्र ग्रह जो पट्टी है, ये शूद्र ग्रह पट्टी है। यहाँ पर आपका मंगल ग्रह है और यहाँ पर आपका बृहस्पति ग्रह, इन बीच में ये पाई जाती है। चित्र देखने से हमारे दिमाग में ये इमेज बन जाती है और हमेशा ये चीज़ें हमें याद रहती है। तो आपको अब कभी भी पूछे कि जो शूद्र ग्रह पट्टी है वह कौन से दो ग्रहों के बीच में, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शूद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्या होते हैं? शूद्र ग्रह ग्रहों के भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। मतलब कोई ग्रह ही था, मानो कि एक ग्रह था, वो कुछ वर्षों के बाद टूटकर उससे कुछ टुकड़ा उनसे अलग हो गया, एक छोटा उपग्रह बन गया, वो शूद्र ग्रह होते हैं। अब आपने पढ़ा शूद्र ग्रहों के बाद में आगे पढ़ेंगे हम उल्का पिंड क्या होते हैं। ये चीज़ें हमारे दिमाग में, जब चैप्टर पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सौर मंडल, तो आपके दिमाग सौर मंडल पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सौर मंडल क्या होता है। फिर उसमें पढ़ें कि ग्रह, उपग्रह, शूद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पता चला होगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। आपको ये नॉलेज, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। और एग्ज़ाम में जब प्रश्न बनते हैं तो अगर पढ़े हुए होते हैं, आप कोई गाइड लेके पढ़ोगे, बड़ी बुक लेके पढ़ोगे, तो ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के द्वारा चीज़ें दी गई है और इजीली चीज़ें समझ में आ जाती है और यहाँ से प्रश्न भी लगभग बन जाते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या होते हैं? ये भी सूर्य, उल्का पिंड भी, शूद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड भी चक्कर लगाते हैं। और शूद्र ग्रह तो होते हैं मानो कि कोई ग्रह के कुछ हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो। और उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कई बार हम सुनते हैं ना कि वो उल्का पिंड, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कोई उल्का पिंड है, पृथ्वी के नज़दीक से गुजरने वाला है। और कई बार ये हमारी जो न्यूज़ की सुर्खियाँ बनी रहती है कि पता नहीं कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। मतलब जब जैसे ही ये पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, या तो कहीं पर गिर जाते हैं या वायु के साथ घर्षण होकर ये जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार माउंट आबू में जो नक्की झील बनी हुई है, वो कहते हैं कि उल्का पिंड से ही, वो जैसे उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा तो वो झील बन गई। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। तो आपने बहुत सुना होगा कि आकाश गंगा क्या होती है, मिल्की वे क्या होती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। पूछा जा सकता है कि बहती नदी से तुलना किसकी की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तक गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है? लाखों आकाश गंगाओं से होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इस आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। प्रिय विद्यार्थियों,
ये यहाँ पर एक जो चीज़ दे रखी है, ये पृथ्वी है, ये सौर मंडल, ये आकाश गंगा और ये हमारा ब्रह्मांड, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो ये एक जानकारी यहाँ पर दे रखी है। प्रिय विद्यार्थियों, जो सौर मंडल पर पृथ्वी, ये चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो मेरा अच्छा लगा आपको अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।